ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब अनिका गाड़ी की तरफ देखती है तो यह रोहित था। अनिका चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर रोहित के साथ बैठ जाती है। रोहित अनिका के चेहरे पर मायूसी साफ साफ देख सकता था। बहुत थकावट के बाद भी अनिका के चेहरे पर इस तरह के भाव कभी नहीं होते थे जैसे कि इस वक्त दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा वह यह भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका किसी काम को करने गई हो और वह अधूरा रह गया हो यह भी नहीं हो सकता था। इससे पहले कि अनिका कुछ कहती या रोहित उससे उदासी का कारण पूछ पाता, उससे पहले ही रोहित अनिका की तरफ ऐसी निगाहों से देखता है जैसे कि वह कोई बड़ा अपराधी हो। फिर वह अनिका से कहता है, आई एम सो सॉरी। अनिका पहले ही काफी सारी उलझन से घिरी हुई दिखाई दे रही थी कि उसके ऊपर से रोहित का यह आई एम सॉरी उसे और एक नए सवाल के घेरे में खड़ा कर देता है। लेकिन इस वक्त अनिका को ऐसी उदासी छाई थी कि वह चाहकर भी रोहित से कुछ नहीं पूछती। रोहित भी गाड़ी लेकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वह दोनों मारवा हाउस तक पहुंच जाते हैं। रोहित सामने के दरवाजे से प्रवेश नहीं करता। वह अनिका के साथ मारवा हाउस में कुछ पहले ही गाड़ी से उतर जाता है और फिर खुफिया रास्ते से होते हुए घर के अंदर प्रवेश करता है। इधर गाड़ी पर किसी का ध्यान न जाए इसलिए रोहित के जाने के बाद उसकी गाड़ी को चिराग मेहता आकर वहां से लेकर जाता है। कुछ ही देर के बाद अनिका और रोहित अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। रोहित अनिका से बात करना चाहता था लेकिन उसके चेहरे को देखकर वह फिलहाल चुप रह जाता है। फिर कुछ सोचकर अनिका के चेहरे पर अपना हाथ रखता है और बड़े ही प्यार से उससे कहता है, जाओ पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। इतना कहने के बाद रोहित जैसे ही पीछे हटने के लिए अपना हाथ नीचे करता है, अनिका रोहित के सीने से चिपक जाती है। ऐसा नहीं था कि अनिका रोहित को अक्सर गले न लगाती हो, लेकिन आज उसके गले लगने में अलग ही बात थी। उसने जितना कसकर रोहित को पकड़ा था, रोहित को यह काफी अलग लगता है। यह एहसास मानो जैसे कि परिपक्व अनिका के अंदर का बच्चा उस पर आज हावी हो गए हो। इस बच्चे ने रोहित को इस तरह जकड़ लिया हो जैसे कि वह अपनी मुट्ठी को कसकर उसमें बंद रेत को फिसलने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। बस फिर क्या था, रोहित भी बदले में अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ करते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अगर अनिका रोहित के पास है तो रोहित की हर मुश्किल आसान है। लेकिन इस वक्त अनिका अपने किसी मुश्किल से लड़ रही हो ऐसा जान पड़ रहा था। कुछ देर तक दोनों इसी तरह खड़े रहते हैं और हर कुछ सेकंड के बाद अनिका की पकड़ और गहरी हो जाती है। रोहित यह अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि अनिका के अंदर कुछ डरावना सा चल रहा है, लेकिन वह अनिका से उसके शब्दों में जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो अनिका को अंदर तक झकझोर रहा है। बंद आंखों से अनिका को महसूस करते हुए रोहित उसी में खो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि रोहित खुद इस वक्त अनिका को गले लगाना चाहता हो, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन अब सोने पर सुहागा यही था कि अनिका खुद रोहित के गले लगी हुई थी। रोहित अनिका से पूछना चाहता था, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? लेकिन वह अपने मन के भावों को अपने अंदर ही समेट लेता है और कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी अनिका यूं ही बंद आंखों से रोहित के सीने लगे हुए ही कुछ बोलती है, तुम कभी मुझे खुद से अलग मत करना। रोहित ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि अनिका इस तरह की कोई बात कह सकती है। रोहित भी मीठे एहसास की बड़ी सी खुशी के साथ बिना देरी के जवाब में कह देता है, कभी नहीं होने दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक उन दोनों को इसी अवस्था में बीत जाते हैं। सुबह होने में अब कुछ ही पल बाकी थे। अनिका रोहित को बिना छोड़े ही अपने चेहरे को उसके सीने से उठाते हुए रोहित के चेहरे की तरफ देखती है। रोहित भी अनिका का सिर अपने सीने से हटते ही उसके चेहरे की तरफ देखता है। अब अनिका कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आज वहाँ क्या हुआ था?
रोहित कहता है, हाँ जरूर सुनना चाहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि इस बार भी हमेशा की तरह कोई नहीं बचा होगा। ऐसा कहकर वह अनिका के माथे को प्यार से चूम लेता है, लेकिन अनिका की आंखें न जाने क्या कहना चाहती थी जो रोहित सुन नहीं पाया था। वह खामोशी से रोहित की तरफ देखती रहती है। अब रोहित कहता है, अच्छा बताओ, आज क्या खास बात है जो मेरी अनिका को परेशान कर रही है? पहले मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और फिर तुम मेरी बात सुनना। फिर अनिका के बालों में हाथ घुमाते हुए आगे कहता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो पहले फ्रेश हो सकती है, फिर हम आराम से एक दूसरे के बाहों में खोकर अपनी अपनी बातें बताएंगे। अब अनिका अपनी बात कहते कहते रुक जाती है और फिर 3 सेकंड का समय लेकर जवाब देती है, ठीक है, पहले मैं चेंज करके आती हूँ। जैसे ही अनिका रोहित से अलग होकर मुड़ने लगती है कि तभी दरवाजे पर चिराग मेहता और अब्दुल की आवाज सुनाई देती है। चिराग मेहता कहता है, सर और मैडम, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, बट इट्स एन इमरजेंसी। यह सुनते ही पहले रोहित और अनिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर दूसरे ही सेकेंड अनिका आगे बढ़कर दरवाजा खोल देती है। चिराग और अब्दुल दोनों वहीं पर खड़े इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को साथ में देखकर अनिका को विश्वास हो जाता है कि जरूर किसी न किसी नई आफत ने दस्तक दे दी है। वह कहती है, बोलो चिराग, क्या हुआ? अब चिराग अब्दुल की तरफ देखता है। अब्दुल कहता है, शायद आपने अभी तक भूमिका मैडम के भेजे हुए मैसेज नहीं देखे। मेरा मतलब है कि भूमिका मैडम ने हमें बताया कि उन्होंने आपको मैसेज किए हैं। यह सुनते ही अनिका झट से अपने मेल चेक करती है। अब रोहित अब्दुल्ला और चिराग की तरफ देखते हुए पूछता है, अब कितना वक्त बाकी है? अब चिराग मेहता जवाब देता है, सर बिल्कुल भी नहीं, वह मारवा हाउस के हेलीपैड पर किसी भी पल उतरते ही होंगे। रोहित कहता है, आने दो, भूमिका का फैसला बिल्कुल सही है, वह अच्छी तरह जानती है कि आगे क्या करना है। अब रोहित अनिका की तरफ देखता है। अनिका रोहित के सवाल को समझ जाती है और जवाब देती है, हाँ हमें चलना चाहिए। अनिका की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब रोहित एक और सवाल पूछता है, क्या तुम भी जाओगी? अनिका जवाब देती है, हाँ मैं भी साथ आ रही हूँ। रोहित बड़ी ही चिंता भरे स्वर में कहता है, पर तुम थकी हुई हो। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती अनिका कहती है, मेरे लिए यह सामान्य है, एक बार उन सभी से मिल ले, फिर आराम करेंगे। इसके बाद 2 कदम आगे बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहती है, उनकी अचीवमेंट पर उन्हें तुरंत बधाई देना बनता ही है। ऐसा कहकर अनिका अपनी जगह से आगे की ओर कदम बढ़ाती है। अनिका के आगे बढ़ते ही रोहित भी उसके साथ साथ चल पड़ता है। चिराग और अब्दुल्ला बाकी सिक्योरिटी के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जब तक रोहित और अनिका हेलीपैड पर पहुंचते हैं, तब तक भूमिका कौटिल और अर्जुन सिंह अपने हेयर क्राफ्ट से बाहर आ चुके थे। अब अनिका आगे बढ़कर भूमिका के गले लगती है, फिर अलग होकर भूमिका से कहती है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक निकले, एकदम सही वक्त पर पहुंचकर ऑफिसर भूमिका ने अपनी ड्यूटी पूरी की है। अब जब सौम्या को उस ब्लड ग्रुप का बोन मेरो नहीं मिलेगा तो वह जरूर कोई न कोई गलती जरूर करेगी। इधर रोहित आगे बढ़कर कौटिल और अर्जुन सिंह से हाथ मिलाता है और कंग्रेचुलेशन गाइज, वेल डन कहता है। जैसे ही अनिका भूमिका को आगे बढ़ने का इशारा करती है, तभी भूमिका कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है। अनिका भूमिका के बात पर उसकी तरफ देखने लगती है। ठीक इसी वक्त भूमिका के बाद वह कौटिल्य की तरफ देखती है। अर्जुन सिंह भी उसके बिल्कुल साथ में ही खड़ा था। भूमिका की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अब अनिका एक बार फिर से भूमिका की तरफ देखती है। अब भूमिका के चेहरे पर गंभीरता लाते हुए मजाक के अंदाज में कहती है, आगे बढ़ने की इतनी भी जल्दी क्या है? एक बार उसे देख तो लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो वह मैं हमारे डिपार्टमेंट को गिफ्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर वह मुस्कुराने लगती है। अब अनिका को यह जानने की उत्सुकता बढ़ती है कि आखिर ऐसा भी क्या है। अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित हल्के से गर्दन हिलाता है। अब अनिका भूमिका से कहती है, दिखाओ ऐसा भी क्या खास लेकर आई हो तुम? भूमिका जवाब देती है, हथियार है, हथियार एकदम मॉडर्न, और इसे मैं नहीं बल्कि कौटिल्य लेकर आया है। अनिका हल्के से मुस्कुराती है। भूमिका कुछ कदम दूर रखे हुए बॉक्स की तरफ बढ़ जाती है और फिर उसे खोलती है।
इसके बाद अपने चेहरे के हाव भाव दिखाते हुए अपनी गर्दन हिलाकर अनिका को उसमें झांकने के लिए इशारा करती है। अनिका आगे बढ़कर उसमें देखती है। उसे देखने के बाद रोहित की तरफ देखती है। अब रोहित आगे बढ़कर उसमें झांकता है और फिर अनिका की तरफ देखता है। अब अनिका भूमिका से पूछती है, यह क्या है? भूमिका कहती है, यही तो पता लगाना है कि यह आखिर है क्या, और यह काम तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि यह बड़े काम की चीज है। अब अनिका जवाब देती है, अगर तुम्हें यकीन है तो मुझे तुम्हारे यकीन पर यकीन है। इसे इसकी जगह पर पहुंचा दो। इसके बाद अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहती है, रितु को खबर पहुंचा दो। एक बार पहले वह देख ले, उसके बाद आगे मैं देख लूंगी। अब्दुल्ला जवाब देता है, जी मैडम। इसके बाद रोहित सभी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को फ्रेश होकर कुछ खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। फिर अब्दुल्ला की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें भी। इसके बाद वह सभी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी गुस्से में कहती है, क्या तुम लोगों की अकल घास चरने गई है? एक बार टेक ऑफ करने के बाद किसी व्यक्ति की मौत तो संभव है, लेकिन उसका अपहरण संभव नहीं। उसके सामने खड़ी हुई औरतें अपनी गर्दन झुकाकर अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ बांधे चुपचाप खड़ी रहती है। ठीक इसी वक्त एक दूसरी स्त्री सिपाही दौड़ते हुए वहां पहुंचती है। दमयंती देवी उसे बोलने का इशारा करती है। वह कहती है, माँ साहब, पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि लच्छो ने मॉरिशस एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया है। हमने वहां मौजूद टीम से खबर ली है। उनका कहना है कि लच्छो से उनकी अंतिम बार बात तब हुई थी जब वह एयरपोर्ट के अंदर थी। अब दमयंती देवी लंबी गहरी सांस लेती है और अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम सभी एक साथ मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रही हो। तुम्हारी इस बकवास का कोई आधार है अथवा नहीं, या सिर्फ हवा में बातें कर रहे हो? अब वह स्त्री सिपाही कहती है, माँ साहब, ऐसा कहने के पीछे आधार है। पहला यह है कि जिस वक्त लच्छो एयरपोर्ट में थी, उसके तुरंत बाद जो फ्लाइट भारत के लिए आने वाली थी, उसने न जाने किस कारणवश लेकिन उड़ान नहीं भरी। दूसरा, वहां मौजूद टीम के लोगों का कहना है कि लच्छो के उनसे अलग होने के बाद उनके हाथ से टारगेट भी निकल गया। बिना किसी बाहरी मदद के ऐसा संभव नहीं है कि हाथ आने के बाद टारगेट वहां से निकल जाए। तीसरा, जो भूमिका मारवा परसों तक दिल्ली में थी, उसे कल रात किसी नामी हैकर ने मॉरिशस से किडनैप कर लिया है। अब दमयंती देवी आग बबूला होती हैं और चिल्लाती हुई कहती हैं, आज मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे कि मूर्खों की सेना पाल रखी है मैंने। क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? जरा सोचो, किसकी इतनी हिम्मत है कि रोहित मारवा की बहन को हाथ लगा सके। इसके बाद दमयंती देवी अपने गुस्से को काबू में करने के लिए चुप हो जाती है। ठीक उसी वक्त वह स्त्री सिपाही कहती है, क्षमा माँ साहब, लेकिन हमारे आदमियों ने उस हैकर की तलाशी ली थी। उसके पास भूमिका के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन जब उसे मारने की कोशिश की तो बड़ी ही होशियारी से वह हमारे आदमियों पर भारी पड़ गया और फिर उसके हाथ से निकल गया। इतना कहने के बाद वह सारी घटना विस्तार से कह सुनाती है। ठीक इसी वक्त रुद्रमा देवी वहां पहुंचती हैं। दमयंती देवी का गुस्सा रुद्रमा देवी पर अब तक काफी कम हो चुका था। वह धीरे धीरे दमयंती देवी के करीब आ जाती हैं। रुद्रमा देवी के पास आते ही बाकी स्त्री सिपाही पीछे हट जाती हैं। रुद्रमा देवी दमयंती देवी के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, ठंडे दिमाग से काम लोगी तो हर समस्या का हल निकल सकती है। यह तुम्हारी जिंदगी की पहली समस्या नहीं है, जरा शांत दिमाग से सोचो। दमयंती देवी रुद्रमा देवी की तरफ एक निगाह भर भी नहीं देखती, लेकिन बदले में किसी तरह के गुस्से जैसी प्रतिक्रिया भी नहीं देती। अब दमयंती देवी 2 पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर अचानक से अपनी आंखों को खोलने के बाद कहती हैं, जिस अनहोनी का डर था वही हुआ। लच्छो उन्हीं के पास है। अपने आदमियों को दिल्ली खबर भेजो, पता लगाओ कि इस वक्त भूमिका मारवा कहाँ है। उन्हें कहो कि वह मुझे अभी चाहिए। वह स्त्री कहती है, जी माँ साहब। ठीक इसी वक्त दमयंती देवी कहती है, तुम मेरी बात नहीं समझे। वह स्त्री सिपाही चुपचाप गर्दन झुकाकर अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रहती है। अब दमयंती देवी आगे कहती है, मुझे भूमिका मारवा नहीं,
और लच्छो को वह ला नहीं पाएंगे। अब तुम सोचोगे कि मुझे अनिका चाहिए होगी। नहीं, मुझे अनिका भी नहीं चाहिए। वैसे भी वह तुम लोगों की पकड़ से बहुत दूर की चीज है। मुझे चाहिए सिर्फ छोटी सी प्यारी सी रिया, रोहित मारवा की बेटी रिया। इतना कहने के बाद दमयंती देवी एक सातिर सी मुस्कान देती हैं।